फेक केस बोल दिए जाते हैं। तो क्या उस फेक केस के नैरेटिव के चक्कर में हम कहाँ जाएं? जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिनको उत्पीड़न करा जा रहा है, असल विक्टिम कहाँ जाएगा? आप देखिए आनन फानन में ये सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी मैटर लिस्ट भी कर देता है और वही सेम बेंच स्टे भी लगा देता है। ये लीगली बहुत इतना जल्दी ऐसा होता नहीं है, और सेम बेंच अपने ही चीज़ को मानता है और चेंज करने को बोलता है, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर तो हमें लगेगा ना दाल में कुछ खाला है। कुछ ऐसे लोग जो मानते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है डिस्क्रिमिनेशन करने का, वो सड़कों पे उतर गए। उसके बाद कोर्ट को लगा कि चलो अब पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, हम स्टे लगा देते हैं। लीगल इंटेग्रिटी कुछ नहीं बची है। विरोध कर रहा है, एक समर्थन कर रहा है, आप समर्थन करने वाली साइड पे हैं, लेकिन विरोध करने वाली साइड जो मान रही है कि उन्हें एक तरीके का डर है कि अगर किसी के बीच में बहस हो जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मान लीजिए हमारे आपके बीच में बहस हो जाए, मैंने आपको किसी तरीके से बात कह दी और आपको लगा कि धारण ने तमीज़ से बात नहीं की और आपने कंप्लेन कर दी, और मैं खुद को डिफेंड करने के लिए मेरा लगभग एक एकेडमिक ईयर बर्बाद हो जाएगा। इस जो डर को है, उस डर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये जो डर फैलाया जा रहा है ना, ये डे 1 से जब से यूजीसी रेगुलेशंस आए हैं, बहुत ज़्यादा रूमर फैले जा रहे हैं कि एसआरसीसी में एक केस हुआ है, एक दलित लड़के ने लड़की को प्रपोज करा, लड़की ने मना कर दिया, और वो फिर अब वो क्या करे, वो कह रहा है मैं तुम्हारे खिलाफ अब केस कर दूंगा। ये सब इतना नैरेटिव चलाया जा रहा है, एसआरसीसी को नोटिस निकालना पड़ गया। यहीं पीछे कॉलेज है कि देखिए ये रूमर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको एक नैरेटिव बिल्ड करना है, ऐसी चीज़ जो लोगों को लगे जो हमारे साथ भी हो सकता है। देखिए, मैं महिला हूँ, ये सेम बात कही जाती है कि अरे सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई नया लॉ मान लीजिए आएगा, अभी भी है, पॉश है, यूनिवर्सिटीज़ में आईसीसी है, जो ज़्यादा कुछ खास चलती नहीं है। बोल दिया जाता है कि फेक केस हुआ तो क्या कर लेंगे हम, फेक केस हुआ तो क्या कर लेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केस होते हैं, महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट के कर देती है, रेप के फेक केस बोल दिए जाते हैं। तो क्या उस फेक केस के नैरेटिव के चक्कर में हम कहाँ जाएं? जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिनको उत्पीड़न करा जा रहा है, असल विक्टिम कहाँ जाएगा? आप देखिए, यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी ले लीजिए, हम कह रहे हैं विकसित भारत हो रहा है, लेकिन इस विकसित भारत में कास्टिज्म और बढ़ रहा है। यूजीसी के खुद के आंकड़े हैं, 118% कंप्लेंट, सिर्फ कंप्लेंट्स में राइज हुआ है। फिर उसमें ये भी तर्क दिया जाता है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, तो उस अनुपात में वो लगभग 60% के आसपास। ये बढ़ा तो है ना, आप बढ़ने को कैसे जस्टिफाई कर देंगे? नंबर बढ़ा है, अरे ये क्या बात हुई? आप ये देखिए, इसको ये नंबर क्या दर्शाता है? कास्टिज्म कम तो नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। जब कास्टिज्म बढ़ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे कि नहीं? ये नंबर तो तब है जब स्टूडेंट्स के पास कोई रिड्रेसल बॉडी नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स भी है ना, वो भी कुछ काम नहीं करते हैं। कोर्ट ने खुद बोला 2012 की गाइडलाइंस बहुत आउटडेटेड है, उसके बाद इतनी लंबी लड़ाई के बाद ये नई गाइडलाइंस आई हैं, तो फिर कहाँ जाए स्टूडेंट? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में लीगल बैटल लड़ा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि गाइडलाइंस को बेहतर किया जाना चाहिए, और यही सुप्रीम कोर्ट फिर आकर स्टे भी लगा देता है, ये कहते हुए कि ये जो इसकी भाषा है वो समाज में बंटवारा पैदा करेगी। एक ही बॉडी इतने अलग अलग आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकती है? देखिए, ये तो बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का सेम बेंच जो सुन रहा था ये केस, सेम बेंच जिसने बोला यूजीसी को बहुत टाइम हो गया है, पायल तड़वी, रोहित वेमुला की मदर जो है वो पिटिशनर्स हैं, सेम बेंच ने रेगुलेशन फ्रेम करके दी, रिकमेंडेशंस दी, उनकी मदर्स ने रिकमेंडेशन दी, पीछे पड़ गया था बेंच की, जल्दी लाइए, बहुत टाइम हो गया है। ये देखिए, आनन फानन में ये सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी मैटर लिस्ट भी कर देता है और वही सेम बेंच स्टे भी लगा देता है। ये लीगली बहुत इतना जल्दी ऐसा होता नहीं है, और सेम बेंच अपने ही चीज़ को मानता है और चेंज करने को बोलता है, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर तो हमें लगेगा ना दाल में कुछ खाला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोर्ट में केस टंगे रहते हैं, कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल पब्लिक प्रेशर में ही सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रहा है। चाहे हम कुलदीप सेंगर का देख लें, पहले कोई कोर्ट कुछ कहता है, फिर पब्लिक प्रेशर बनता है तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने बोला कुछ, फिर ये जो कुछ ऐसे लोग जो मानते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है डिस्क्रिमिनेशन करने का, वो सड़कों पे उतर गए। उसके बाद कोर्ट को लगा कि चलो अब पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, हम स्टे लगा देते हैं। लीगल इंटेग्रिटी कुछ नहीं बची है, तो डाउट तो होगा ना सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस पे। एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ भी प्रदर्शन किए, आपने किसान बिलों के खिलाफ किए और तमाम तरीके के जो रिग्रेसिव बिल्स आए उसके खिलाफ किए, लेकिन तब आपको अर्बन नक्सल, खालिस्तानी इस तरह का टैग दिया जाता था। आज जो लोग यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज विक्टिम हैं। अब ये दो लोग प्रदर्शन करते हुए पार्ट में ही दो अलग अलग आइडेंटिटी कैसे हो सकते हैं?
बिल्कुल। देखिए, हम तो उनको बोलेंगे कि काफ़ी हमें बोल दिया जाता है सरकार की नीतियाँ पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। अब हम उनको बोल रहे हैं अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है, यही तो सरकार लाई है वेलफेयर बोलते हुए कि हाँ सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सोशल जस्टिस के नाम पर लाई है, तो आपको इतना ही नापसंद है तो आप भी फिर हम तो यही बोलेंगे कि क्यों आप यहाँ पर हैं, क्यों आप फिर बिल्कुल, क्योंकि ये हमें बोला करते हैं ना यही सेम चीज़ें। विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन वो विरोध के तर्क क्या दिए जा रहे हैं, क्यों एक रेगुलेशन जो बहुत सिंपल बात कर रहा है कि कैंपस में जातिवाद बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। कमेटी में आप ओबीसीज को जगह देते हैं, लेकिन ओबीसीज एक ऐसी कम्युनिटी भी रही है जिन्होंने समाज में जातिगत भेदभाव की घटनाएं उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा है, मतलब उन्होंने कास्ट एट्रोसिटीज़ कमिट की हैं और वो जेल भी गए हैं, कन्विक्ट भी हुए हैं। ओबीसी इस कमेटी में है लेकिन जनरल कास्ट इस कमेटी में नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऑप्रेसर वर्ग की तरफ हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, कास्ट जो हमारे देश में है ना बहुत ही इतनी इंटीग्रेट बहुत ही ज़्यादा ऐसी उलझी हुई एक चीज़ है कि हाँ जातियों में भी जातियाँ हैं और निचली जाति अपनी निचली जाति को भी डिस्क्रिमिनेट करती है, ये सच्चाई है। पावर स्ट्रक्चर बनाया गया है, हमारी लड़ाई उस एक सिस्टम से है जो जातिवाद को जस्टिफाई करता है, हमारी लड़ाई उनसे है। ओबीसी वर्ग में भी वो जातिवाद भी फेस करते हैं और हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ एक ऊंची जाति अपनी नीची जाति को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट होता है, लेकिन ये देखिए जनरल कास्ट को हम ये मानेंगे कि उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी, उनके खिलाफ कोई आप कास्ट स्लर बता दीजिए क्या है, क्या उनको कोई भी कास्ट स्लर लेकर सताया जाता है, डिस्क्रिमिनेट करा जाता है क्या? ब्राह्मणों के नाम, राजपूतों के नाम, बनियों के नाम कोई जाति गाली नहीं लगाए जाते हैं प्राइड से, लेकिन कोई प्राइड से क्या चमार बोले तो क्या उस पे हंसा नहीं जाता आज की डेट में भी? तो ये सब रियलिटी है हमारे समाज की। तो अगर आप इस एक्ट के खिलाफ हैं तो आप ये ज़रूर कह रहे हैं कि जातिवाद बना रहे हमारे देश में, आप ये ज़रूर कह रहे हैं कि इक्वालिटी ना हो, ये कैंपस समान ना हो सभी के लिए। हमारी लड़ाई समानता के लिए है, न्याय के लिए, अधिकार के लिए है और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक और रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं हो जाता। इनफैक्ट इस रेगुलेशन में बहुत लूप होल्स हैं। आप देखिए, हेड जो कमेटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के हेड यही वीसी बना दिए गए हैं, प्रिंसिपल बना दिए गए हैं जो आरएसएस अपॉइंटेड हैं, जो संघी हैं, जो एक विचारधारा से आते हैं, ये खुद ये कास्टिज्म जातिवाद फैलाते हैं, तो ये क्या प्रोटेक्शन दे देंगे आपको? जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इन गाइडलाइंस में भी कोई प्रॉपर पनिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं है। अगर किसी पर ये बात साबित हो जाती है कि उसने जातिवाद किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है, क्या लॉ के तहत क्या प्रावधान है, ये सब जानकारी भी इसमें नहीं दी गई। बिल्कुल, उसमें बस ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा एक्ट होता है जो क्रिमिनली चार्ज्ड हो सकता है तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग जैसे बीएनएस वगैरह हैं वो अप्लाई होंगे, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन उसमें भी आप सही कह रहे हैं, पनिशमेंट वगैरह स्पेसिफाई नहीं करी गई है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कॉलेज में तो क्या मेजर्स दिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पावर है। इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट्स भी पूरी लिस्ट नहीं करे गए हैं। कोर्ट के रिकमेंडेशंस में तो ये भी था कि लिस्ट करें, क्योंकि लिस्ट नहीं होंगे तो बहुत वेग रह जाएगा और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बोल दिया गया है कि आप अपने तरीके से लिस्ट कर दो इंसिडेंट्स, तो कोई कुछ डालेगा कोई कुछ डाल देगा, यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं, तो बहुत वेग। मतलब जो इस यूनिवर्सिटी में क्राइम है वो किसी और यूनिवर्सिटी में क्राइम ना ही नहीं हो सकता, और ये यूजीसी को फ्रेम करना चाहिए था। अच्छा, आखिरी सवाल मैं लूँगा, फेक कंप्लेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई फेक कंप्लेंट साबित हो जाती है कि एक व्यक्ति ने फेक कंप्लेंट की है, ये साबित हो गई, ये इक्विटी कमेटी नहीं मान लिया, तो क्या उसके लिए एक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई फाइन, कोई सजा? देखिए, फेक कंप्लेंट्स की ना बात हम तब करेंगे जब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो पहले माने कि इस देश में जातिवाद कितना है, इस देश में जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जानें जा रही हैं, क्या हम उनके बारे में सोचें या उस चीज़ के बारे में सोचें जो मानो होगी भी तो इतनी कम होगी कि शायद अभी उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये ज़्यादा सोचना चाहिए कि लोग जो मर रहे हैं लिटरली कास्टिज्म फेस करते करते, जो लोग कॉलेजों में नहीं एंट्री ले पा रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी के गेट बंद हो चुके हैं, टीचर्स कास्टिज्म कर रहे हैं, उनके क्लासमेट्स कास्टिज्म कर रहे हैं, हमें उनके बारे में पहले बात करनी होगी ना। मतलब लगभग मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो लगभग ये वैसी बात हो गई जो पुरुष आयोग की मांग करते हैं, जैसे कि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए क्योंकि हम पर भी गलत होता है महिलाओं के द्वारा, क्या लगभग उसी तरीके की बात? उसी तरीके की बात है ये। और आप देखिए, मिसयूज़ कौन से एक्ट का नहीं हो सकता, बहुत सारे एक्ट्स हैं, एक्ट बनते ही उनके लिए हैं जो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, चाहे वो महिलाएं हों, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हों या फिर शोषित वर्ग के लोग हों, तो उनके लिए बनेंगे एक्ट, तो फिर उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट भी करना होगा। पहले
पहले ही डाल देंगे कि फेक कंप्लेंट करी तो ये फाइन वो फाइन, उनको तो डर लगेगा ना जाने में भी, सिस्टम ही उनके खिलाफ बैठा हुआ है, तो वो तो कुछ भी करके करा देंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, देश में बंदूकों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि मर्डरर्स के हाथ में बंदूकें आ जाएंगी। तो पुलिस से भी छीन लीजिए, आप सुरक्षा बलों से भी छीन लीजिए, आर्मी से भी छीन लीजिए, बंदूकें बड़ी खतरनाक है। कुछ इस तरीके का ही आर्गुमेंट दिया जा रहा है। आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।